नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम लगातार युवा भविष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल, उन्होंने आप पार्टी पर इनडायरेक्ट रूप से हमला बोला है और उन्होंने कहा कि कुछ दल हैं जो युवाओं को धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दौरान वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि हम कैसे काम करते हैं ये हरियाणा में देश ने देखा है। बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का वायदा किया था, सरकार बनते ही नौजवानों को नौकरी मिल गई। हम जो कहते हैं, उन्होंने लोकसभा में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हम जो कहते हैं उसी का परिणाम है। हरियाणा में भव्य विजय हुई। हम लगातार युवा भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल प्लीज माननीय सदस्य गरिमा प्रतिष्ठा बनाए रखें। भारत की संसद में आप प्लीज बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें और नए माननीय सदस्य बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम कैसे काम करते हैं ये हरियाणा में अभी अभी देश ने देखा है। बिना पर्ची नौकरी देने का वादा किया था, सरकार बनते ही नौकरी मिल गई नौजवानों को। हम जो कहते हैं उसी का परिणाम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में तीसरी बार भव्य विजय और हरियाणा में के इतिहास में तीसरी बार विजय, ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में भी ऐतिहासिक परिणाम, जनता जनार्दन के आशीर्वाद। महाराष्ट्र के इतिहास में सत्ता पक्ष के पास इतनी सीटें पहली बार ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम करके आए हैं। आगे बढ़ेंगे। बता दें कि दिल्ली में चुनाव है, 5 फरवरी कल दिल्ली में चुनाव है, मतदान है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें और कालकाजी विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार आतिशी ने कहा है, सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया उन्होंने और ये कहा कि बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। खबर मिली कि रमेश बिधूड़ी जी की टीम से कुछ लोग हमारे एक झुग्गी क्लस्टर के लोगों को रात को धमका रहे थे। हम रात को गए वहां पे और दिनेश चौधरी जी पहले किसी ने बताया था कि मनीष बिधूड़ी जी हैं, पर ये दिनेश चौधरी जी हैं, संगम विहार के हैं
जीपीएस टैग्ड फोटो हमारे पास है जो क्लियरली कह रहा है कि 3 फरवरी रात को 11:30 बजे साइलेंस पीरियड में गिरिनगर बाल मुकुंद खंड में ये व्यक्ति मौजूद थे। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को फोन किया, डीसीपी को फोन किया, पुलिस की टीम आई और इनको लेकर भी गई। लेकिन जब हम इनके पीछे पीछे गए तो ये दिखा कि इन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, इनको पुलिस ने जाने दिया। इन द मीन टाइम पुलिस थाने की तरफ जाते हुए एक और गाड़ी में रमेश बिधूड़ी जी की टीम के कुछ लोग नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप की झुग्गियों के आसपास घूम रहे थे। उनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं हमारे पास। ये अनुज भाटी, जो मुझे बताया गया है कि शायद सगे भतीजे हैं, अनुज बिधूड़ी, जो मुझे बताया गया है कि सगे भतीजे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, उनके भाई के सुपुत्र हैं और सेठी के नाम से इलाके में जाने जाते हैं। उसी गाड़ी में लालू बिधूड़ी, जो भी तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, इनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं। इस लोकेशन पर हमने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट की, फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया, पुलिस को बुलाया। जब एसएचओ वहां पे पहुंचे और उन्होंने अनुज बिधूड़ी को वहां पर देखा तो खुले आम एसएचओ साहब ने इनको वहां से सबके सामने फरार करवा दिया। इनको फरार करवाने के लिए और उससे ध्यान हटाने के लिए पुलिस वालों ने 2 लोकल लड़के, एक जो वहां पे उस इलाके में अपने एक रिश्तेदार के पास सामान छोड़ने आया हुआ था, जो इस पूरे प्रक्रिया की वीडियो बना रहा था, और एक जो हमारे किसी एक कार्यकर्ता के को देखकर अपने घर से बाहर आया था। जो 2 लड़के एमसीसी वायलेशन का वीडियो बना रहे थे, जो ईसीआई में कंप्लेंट कर रहे थे, उन 2 लड़कों सागर मेहता और अशमीत सिंह को पुलिस ने बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी पिटाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार अतिशी के बयान पर कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा है, प्रतिक्रिया दी है कि अतिशी को कानून, सीएम अतिशी को कानून और संविधान का सम्मान करना चाहिए। वे संवैधानिक पद पर बैठी एक मुख्यमंत्री हैं। रमेश जी, रात को जिस तरीके से आतिशी ने कहा कि रमेश बिधूड़ी के बेटे मनीष चौधरी बिधूड़ी है, क्या कहेंगे? देखो, आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठी हुए मुख्यमंत्री हैं और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना, रमेश बिधूड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे। दुनिया में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है कि जब कहीं चुनाव लड़ता है उसकी फैमिली मदद नहीं करती है? सबकी फैमिली रहती है। तो मेरा बेटा मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगा, मेरी पत्नी मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगी? तो ये 5 साल उन्होंने दिल्ली में क्या किया वो तो बता नहीं सकती, कालकाजी में क्या किया उनके पास कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ बोलना है। तो बोलने के लिए यूपी नंबर की गाड़ियां, जो यूपी 16 EC 3900, एक यूपी 16 इसी प्रकार के 14, एक थार। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको शोभा देता है कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में आप गुंडे लेकर 30-30, 40-40 आदमी चल रही हैं। हमने पुलिस को कंप्लेंट की कि भाई रात को ये यूपी की गाड़ियों में ले लेकर 40-40 आदमी चल रही है, इसका कारण क्या है? और उन लोगों को ले जाकर, हमारा एक सिद्धार्थ कैंप में कार्यकर्ता है, उसको धमका रहे हो, रोशन जाके तुम घर चले जाओ। अब बाहर के कॉलोनी में आए हुए बाहर के लोग हैं बेचारे, वो क्यों पंगा लेना चाहेंगे? ऐसी गिरिनगर में जाकर वो कोई अपने दोस्त से मिलने आया था, उसको बैठवा लिया। ये हरकेश नगर का कोई व्यक्ति था, मिलना है, उसको गाड़ी में बैठवा दिया, ये बैठो, ये रमेश बिधूड़ी का गुंडा है। तो ये छिछोरी हरकतें शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री को। फिर रात को 12 बजे एक कालकाजी के निवासी की गाड़ी रोककर 2 घंटे उसको डिटेन करके रखा। कोई वंदना नाम की महिला है, कोई रेखा है, राखी क्या नाम की वंदना है, बसी,
ऐसी रेखा बस्सी, ऐसी महिलाएं, 4-5 गुंडे, वो गिल विल पता नहीं क्या क्या नाम है किसी की। अब कोई बीजेपी का आदमी उसको रोको आप, या हमारे अब उनको रोक के दिखाना, देखो रमेश जुड़ी के भतीजे हैं। अब वो उन्होंने 3 बार 100 नंबर पे कॉल किए, कंप्लेंट कराई है उन्होंने थाने में अब जाके कि जी मैं शादी में से आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी 2 घंटे से घेर रखी है, पुलिस ने जाके तो वो गाड़ी छुड़वाई है। तो ये गुंडागर्दी कर रही है। वो चाहती है कि बीजेपी का कार्यकर्ता को रिएक्ट करे और वो प्रूव करे इस बात को लिए, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार लगातार बजट के आंकड़े दे रही है। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दें। वहीं उन्होंने कहा है कि मैं मांग करता हूं कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे में हुई मौतों, घायलों के इलाज, दवाइयों, डॉक्टरों, भोजन, पानी, परिवहन की उपलब्धता के आंकड़े संसद में पेश किए जाएं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो और सच्चाई छिपाने वालों को सजा मिले। अभी तो अध्यक्ष महोदय मैंने बात शुरू नहीं की है, और जिन लोगों को तकलीफ है और जिनको दुख होना चाहिए उनके बारे में मैं, हालांकि वो बाद में कहना चाहता था महाकुंभ के बारे में, लेकिन अध्यक्ष महोदय क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य ये सुन नहीं सकते हैं, इसलिए मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। आप देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया के AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सरकार वक्फ की संपत्ति छीनने की कोशिश कर रही है, सिर्फ नफरत के आधार पर। उन्होंने कहा सिर्फ नफरत के आधार पर मुसलमानों और वक्फ की संपत्ति छीनी जा रही है। आपका सवाल क्या है? आपने कहा कि जेपीसी का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वक्त पर कंट्रोल होगा, लेकिन हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, चाहे दरगाह हो या मस्जिद। देखिए, जो फाइनल रिपोर्ट दी गई है और जो बीजेपी के एमपीज ने जो अमेंडमेंट्स दिए, जो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने उसको पास करवा लिया, और अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स दिए उसको हम लोग पास नहीं करवा सके क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी। सच्चाई ये है कि पहले तो आप ये जानिए कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के उन प्रॉपर्टीज़ के लिए है जिसको हमारे बुजुर्गों ने दान दिया था, अपनी प्रॉपर्टी को दान दिया अल्लाह के नाम पर। उसमें मेंबर आप बना रहे हैं नॉन मुस्लिम को नंबर 1, और उसमें नॉमिनेट करेंगे। इलेक्शन नहीं होगा अभी स्टेट वक्फ बोर्ड में, आप नॉमिनेट करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं। उसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी ऐसा ही होगा। दूसरी बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर, सिख के गुरुद्वारा के ऊपर, क्रिश्चियंस पर अप्लाई नहीं होता, तो वक्फ बोर्ड पर क्यों लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करने जा रही है सरकार? तीसरा यह है कि कलेक्टर या उसके अबाव ऑफिसर्स को कोई पावर ही नहीं है, आप उनको पावर देकर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करना चाह रहे हैं। चौथी बात यह है कि वक्फ बाय यूजर, जो वक्फ बाय यूजर है जिसको बाबरी मस्जिद, राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, उसके पैराग्राफ्स लिखे उसके बारे में, उस जजमेंट के मुताबिक राम मंदिर बन गई, और उस जजमेंट में जो वक्फ बाय यूजर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार उसके बरक्स, उसका ऑपोजिट काम कर रही है। ऐसे कई अमेंडमेंट जो सरकार पेश की और फिर इस JWC में उसको बीजेपी के और उनके अलाइज ने पास किया, उससे वक्फ बोर्ड खत्म होकर रह जाएगा। ऑन पैरिटी, जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में नॉन हिंदू नहीं बन सकता तो नॉन मुस्लिम कैसे बनेगा? यहाँ पर सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिख ही बन सकता है। तो
इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर पास करवा लिया। इस फाइनल रिपोर्ट में आप देखिए क्या कहते हैं, वक्फ यूजर में अगर वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ यूजर नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बीजेपी सांसद रवि किशन ने आपके राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के बयान पर कहा कि उन्हें हर जगह से भगाया जा रहा है। उनके सारे नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि वे बुरी तरह से हार रहे हैं और अब अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे। देखिए, वो कुछ भी तिकड़म लगा लें, उनको खबर अंदर खानों से आ चुकी है। जनता के चेहरों से उनको हर गलियों से भगाया जा रहा है। आपके सारे कार्यकर्ताओं को हर जगह हूटिंग हो रही है। उनको पता चल गया, उनके सारे लीडर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। उनको पता चल गया कि वो बुरी तरह हार रहे हैं। अब वो देखिएगा ईवीएम पे ठिकरा फोड़ेंगे, रात को कुछ और ड्रामे होंगे, रात को कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर कुछ वीडियो बनाएंगे। ये कल तक वोटिंग तक ड्रामे में हम देवतुल जनता से यह निहोरा करब, कहीं पूर्वांचलिया लोग नहीं फंसिएगा। दिल्ली वालों, अपने आप को इस नर्क से निकालिए। आप लोग नर्क की जिंदगी में जी रहे हैं। ना अच्छी हवा है, ना आप लोग अच्छा पानी पी रहे हैं, ना अच्छी पढ़ाई है, कोई भविष्य नहीं। आप लोग किस तरह, ये राजधानी है, राजधानी के नाम पर लोगों ने 10 साल कलंक रखा, मजाक बना दिया। तो आप लोग बचें कृपया, ये बहुत बढ़िया मौका है। ये चारों तरफ से ये इनका झूठ साफ हो चुका है और ये हार रहे हैं। आप लोग जोर से हराइएगा ताकि इनको पता चले और ऐसा कोई भी आदमी आके जीवन में ऐसी गंदी राजनीति ना करे, एक सबक मिले, ऐसी हार आप लोग दीजिएगा। ये मेरा निवेदन है इस रवि किशन सांसद का, आपके हीरो जो भी आपका मैं हूं। 5 फरवरी को प्रगति यात्रा को लेकर सीएम नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सुरक्षा गार्ड पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इलाके का चप्पा चप्पा छान मारे। आपको बता दें कि मुंगेर में प्रगति यात्रा के क्रम में 5 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार मुंगेर आ रहे हैं, जहां 1500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर मुंगेर वासियों को सौगात देंगे। इसी क्रम में वे नक्सल प्रभावित इलाका ऋषिकुंड भी जाएंगे, जहां पर पर्यटन के क्षेत्र में 12 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर मुंगेर वासियों को सौगात स्वरूप देंगे। जिसकी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार के आगमन के पहले सीएम सुरक्षा में लगे जवानों ने सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जिससे परिंदा भी पर नहीं मार सके। मुंगेर में ही दहेज की खातिर शादी के महज कुछ ही दिनों के बाद पति ने पत्नी को 3 बार तलाक बोला और तलाक दे दिया। इतना ही नहीं, दहेज की मांग को लेकर मारपीट की और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की। पूरा मामला मुंगेर के मुफसिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह का है, जहां पीड़िता तान्या परवीन ने बताया कि शादी पति आशिफ के साथ हुई और दहेज की मांग को लेकर मारपीट और दुपट्टा से गला दबाने की कोशिश की पति ने और 3 बार तलाक बोला और तलाक दिया। वहीं पीड़िता के पिता मोहम्मद नौशाद ने कहा कि 22 दिसंबर 2024 को उसने अपनी दोनों बेटी की शादी की थी। इसमें से एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है और अब हम लोग न्याय मांग रहे हैं। 22 तारीख को शादी किए थे बच्ची का हमने, दिसंबर 22 को। उसके बाद 4 दिन के बाद से इसको मारडांगा करना शुरू कर दिया कि पापा को बोलो ज़मीन देगा, तो पैसा देगा 5 लाख रुपया, और उसके बाद एसी देगा, कूलर देगा, तब रखेंगे, नहीं तो तुमको छोड़ देंगे। बार बार हमको धमकी दे रहा था। हम बोले अच्छा बेटा सुधर जाएगा, बैठ के पंचायती बैठा के हम इसका हल कर लेंगे। लेकिन रात में फ़ोन करके अचानक एक बार बोला तुम देगा, नहीं तो तुम्हारी बेटी को जान से मार देंगे। हम बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारा पापा आएगा, बैठ के डिसाइड करेंगे। उतने देर में 11:30 पौने 12 बजे रात में हमारी बेटी को फांसी लगा दिया, गला में रड से दौड़ा के पीटा, मुक्का फेंट से मारा, सास इसकी गोड़ा से मारा, चप्पल वाले गोड़ा से, और इसको गला में फांसी लगा दिया। हम 112 नंबर के पुलिस को बुलाए, उसके साथ घर घुसे, बच्ची को लेकर हम सदर अस्पताल आए। हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है और धमकी दे रहा है बार बार में जान से मारने की। अब हमारी बच्ची को तलाक दे दिया, 3 बार बोल दिया है, बोला तलाक दे दिए। हाँ, ऐसे में क्या तलाक हो जाता है? ये तो अब सब। मुंगेर पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। भारत नेपाल सीमा में इन दिनों गांजा के सौदागरों के लिए सुरक्षित ठिकाना हो गया है। तस्करों के सक्रिय रहने के कारण बड़े पैमाने पर गांजा की तस्करी हो रही है। सूबे में शराबबंदी के बाद से गांजा की तस्करी बढ़ गई है।
इस धंधे में काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। बॉर्डर पर एसएसबी की तैनाती के बावजूद तस्कर अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े होने लगते हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस भी सीमाई क्षेत्र के तस्करों पर नजर रखी हुई है। नेपाल से भारी मात्रा में गांजा तस्करी कर ला रहे बाइक सवार 2 विदेशी नागरिकों को आदापुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मोतिहारी महोदय के निर्देशानुसार अवैध गांजा के विरुद्ध आज आदापुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इसमें 2 नेपाली तस्कर सुजीत कुमार और अरुण कुमार 10 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा, 1 अपाची मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार हुआ है। इस घटना में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अगर किसी शहर में पर्यटन को बढ़ावा देना है तो उस शहर के पार्क, तालाब, झरने, गार्डन, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों को खूबसूरत और सुविधा युक्त बनाना पड़ता है, ताकि पर्यटक इनकी खूबसूरती देख इनकी ओर खींचा चलाए। इसी सोच के साथ बिहार सरकार की पहल पर जिला प्रशासन और नगर निगम मुंगेर ने मुंगेर के हृदय स्थली कहे जाने वाले किला परिसर में अवस्थित राजा रानी तालाब का 6.5 करोड़ की लागत से कायाकल्प ही पलट दिया। तालाब के चारों ओर जहां वॉकिंग ट्रैक और पार्क को विकसित किया गया तो पूरे तालाब परिसर को तिरंगे के साथ साथ नीली पीली लाइट और सतरंगी लाइट से नहा दिया गया है। ऊपर से तालाब के पार्क में लगा फाउंटेन की खूबसूरती और भी अच्छी लग रही है, तो दीवारों पर लिखे गए 3D पेंटिंग इसे और आकर्षक बना रहा है। तालाब के चारों ओर बने पार्क में लोगों के बैठने की अभी जो राजा रानी तालाब आपको दिख रहा होगा सभी सुविधा से लैस है। हमारे जो मुंगेर वासी हैं इनको लिए टहलने का सुविधा दिया गया है, बैठने का सुविधा दिया गया है, रात में लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था किया गया है, फाउंटेन आपको चलते हुए दिख रहा है। तो मुंगेर वासियों के लिए ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का जो सपना है हर एक शहर में होना चाहिए, उसको साकार करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही आगामी जो प्रगति यात्रा के क्रम में इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो 5 तारीख को इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा। पर्यटन के दृष्टिकोण से कितना बेनिफिट है? ये हमारी पर्यटन के दृष्टिकोण से हमारे मुंगेर वासियों और दूसरे आसपास के जिलों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। हम लोग इसमें और भी चीज़ें जोड़ने के लिए कटिबद्ध हैं और इस पर डिस्कशन चल रहा है। तो निश्चित ही रूप से मुंगेर को एक पर्यावरण स्थल के रूप में डेवलपमेंट की तरफ एक पुरजोर कोशिश है। देखिए अभी जो राजा मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।